नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी आप लोग का स्वागत और अभिनंदन करता हूं शिखर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। पहले तो क्षमा चाहूँगा कि कल हम आप लोगों के बीच सॉल्यूशन लेके नहीं आ पाए। थोड़ा करणपुर में आजकल स्थिति ऐसी चल रही है, थोड़ा लाइट ना होने के कारण थोड़ा बहुत काम ठप रह गया था। आज फिर आप लोगों के बीच बना हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा। पहले तो बात, जो लोग भी हमारे साथ हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं या वीडियो के ऑनलाइन कोर्स में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्रैश कोर्स में या किसी भी प्रकार से हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़ना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर पे जाइए। शिखर एकेडमी का एप्लीकेशन है, शिखर एकेडमी देहरादून सर्च मारेगा, आपको हमारी एप्लीकेशन दिख जाएगी। वहीं पे आपको सारा कंटेंट दिख जाएगा, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो ऑनलाइन, चाहे वो वीडियो का कोर्स हो, चाहे वो नोट्स वगैरह हो, चाहे वो वंदर होगा के प्रैक्टिस सेट हो, तो आपको सब मिल जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा जो सैटरडे का पेपर था 96 वाला, तो इसमें बता दूं पेपर थोड़ा ठीक ठाक बना था। जो ऑफलाइन में हमारा टॉपर रहा था वो 84 नंबर रहा था। जो ऑफलाइन का टॉपर था 84 नंबर था। आप लोग भी अपना आपको चेक कीजिएगा कैसा देहरादून का कंपटीशन भाग रहा हो और इस कंपटीशन के हिसाब से आपको कैसी तैयारी करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाना। पहला क्वेश्चन हम लोग आप लोग की स्क्रीन के सामने है, थाली का बैंगन होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? थाली का बैंगन होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो थाली का जो बैंगन होता है, आप किसी को नहीं कहते, जो फालतू लोग होते हैं कि यार थाली का बैंगन है यार, या तो हम इसको क्या कह देते हैं, सिद्धांत विहीन, या इसके लिए हम क्या कह देते हैं, सिद्धांत विहीन व्यक्ति, या हम इसी को कह देते हैं क्या, अस्थिर विचार वाला होना। ठीक है, आपको बाई ऑप्शनल कभी भी पेपर सॉल्व करना पड़ता है, वहां पे आपको सिद्धांत विहीन ना दिखा तो आप क्या कह देते हैं, अस्थिर विचार वाला होना चाहिए। एक आप पे आता द्रौपदी का चीर होना। आपने एक चीज सुना, द्रौपदी का चीर होना। द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो द्रौपदी का चीर होना तो कभी ना समाप्त होने वाले के लिए हम क्या कहते हैं, द्रौपदी का चीर होना। ऐसे ही आप पे एक मुहावरा और आता है, वो मुहावरा आता है गुल्लर का फूल होना। गुल्लर का फूल होना, कभी ना दिखना। ठीक है, जो दुर्लभ हो उसे हम गुल्लर का फूल कहते हैं, या जो कभी ना दिखे उसके लिए हम क्या, गुल्लर का फूल कहते हैं। ठीक है, चलेगा, फटक से अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है, पंकज। पंकज एक कैसा शब्द है? पंकज, या मैं ऐसे कह दूं, रचना और बनावट के आधार पर। किस आधार पर पूछना चाह रहा मैं, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन है वो रचना और बनावट के आधार पर हैं, तो इन्हीं ऑप्शनों में से आपको बताना है कि पंकज हमारा कैसा शब्द होगा। ठीक है, पंकज हमारा कैसा शब्द होगा, इन्हीं ऑप्शनों के आधार पे आपको बताना है। ठीक है, तो देखना, रचना और बनावट के आधार पे आपने शब्दों को देखा था, 3 प्रकार के आपने शब्द देखे थे। इन्हीं 3 प्रकार में आपने रूढ़ देखा था, यौगिक देखा था और योग रूढ़ देखा था। जो पंकज होता हमारा, वो कैसा शब्द होता है, योग रूढ़ शब्द होता। ठीक है, सबसे पहली बात आ जाए रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिन्हें हम आपस में क्या, तोड़ नहीं सकते। जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया, मैंने कहा राहुल, मैंने अपना नाम लिख दिया राहुल। क्या मैं राहुल को 2 भागों में तोड़ सकता हूँ? राहु प्लस लॉ कर सकता हूँ? नहीं। तो ये हमारा कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है। जैसे मैं गेहूं लिख दिया, गेहूं, गेहूं लिखता मैं, तो क्या गेहूं को आप तोड़ पाओगे 2 शब्दों में? नहीं तोड़ पाओ। तो गेहूं भी कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है। ठीक है, ऐसे ही यौगिक पे आ जाना। यौगिक वे शब्द होते हैं जैसे 2 शब्दों के योग से जो मिलकर बनते हैं। जैसे मैंने लिख दिया हिमालय, हिमालय, तो आप हिमालय को क्या कहोगे, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। ठीक है, जैसे मैंने विद्यालय कहा, तुम क्या कह दोगे, विद्या प्लस आलय, तो विद्यालय। तो कैसे शब्द होते हैं, ये हमारे यौगिक शब्द होते हैं। ठीक है, इन्हीं यौगिक शब्दों में देखना कि यौगिक शब्द क्या होते हैं। कई यौगिक शब्द ऐसे 2 शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन एक तीसरा अर्थ देते हैं, वो होता है हमारे योग रूढ़ शब्द। वैसे ही पंकज था। पंक, पंक मतलब हमारा होता है कीचड़, और ज, पंक यानी कीचड़ में उगने वाला, अर्थात एक तीसरा अर्थ दे रहा, वो क्या, कमल। तो कमल हमारा कैसा होता है, योग रूढ़ शब्द। ये योग रूढ़ शब्द आपने रटना है, तो यहाँ पे एक समास लिख लेना, बहुवीरी समास। जिनमें बहुवीरी समास का इस्तेमाल होता है, वो सारे शब्द किसमें होते हैं, हमारे योग रूट में होते हैं। ठीक है, चलेगा, अगला क्वेश्चन देखना। क्या कहता, अपादान कारक के साथ विभक्ति चिन्ह होती है। अपादान कारक के साथ विभक्ति चिन्ह, या विभक्ति चिन्ह, या हम कैसे प्रसर्ग भी कह सकते हैं। विभक्ति चिन्ह का एक नाम और आता है प्रसर्ग। वैसे आपको पता है, अगर हिंदी में आप जाओगे तो आपको अपादान कितने मिलते हैं, तो आप कह देते भाई साहब 8 प्रकार के अपादान होते हैं। इन्हीं में से आपको बताना था कि हमारा जो होगा अपादान कारक, इसमें जो अपादान आएगा वो कौन से नंबर पे आएगा। आपको पता है, कर्ता पहले नंबर पे आता है, कर्म दूसरे नंबर पे आता है, करण तीसरे नंबर पे आता है, संप्रदान चौथे नंबर पे आता है, और अपादान कौन सी, 5वें नंबर पे। तो अपादान विभक्ति कैसी, पंचमी विभक्ति होगी, अपादान
इसका जो विभक्ति चिन्ह आता उससे आता। अपादान मतलब जहाँ पे अलगाव का भय आता है। आप पे एग्जामिनर एक फेवरेट क्वेश्चन पूछता आपसे, पूछता क्या है कि वहां पे आपको याद रखना है हिमालय से गंगा निकलती, सीधा सीधा क्या अलगाव का भेद आ गया तो आप कह देते क्या है, सीधा सीधा वहां पे अपादान है। जैसे होता कभी डर हो गया, प्रेम हो गया, घृणा हो गया, इनका जहां पे भी भाव आता वहां पे भी हमारा अलंकार होता है। ये अपादान होता है कारक, ठीक है। अपादान कारक जैसे मैंने कहा मैं कुत्ते से डर गया, तो कुत्ते से डरना, डरने का भाव आ गया तो वहां पे भी सीधे सीधे मैं किसके साथ, अपादान के साथ गया, ठीक है। अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, शेखर जोशी ने अपना गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया था। शेखर जोशी उत्तराखंड से संबंधित रहे हैं, अल्मोड़ा से शेखर जोशी रहे हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना मिलती है गलता लोहा। गलता लोहा लोहार वर्ग में बनाई गई एक रचना है, ठीक है, जिसमें इन्होंने किसके समाज के जातीय विभाजन पे इन्होंने क्या किया है, बात की है शेखर जोशी ने, ठीक है। क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप से आ सकता है शेखर जोशी से संबंधित। शेखर जोशी से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा, पहला तो ये आएगा गलता लोहा सामाजिक आधार, जातीय आधार पर लिखा है, क्योंकि इन्होंने किस लोहार जाति का इसमें उल्लेख किया। एक इनके कभी आ सकता है कि कहाँ से संबंध है, तो आप अल्मोड़ा से मारोगे, ठीक है। इसके साथ साथ इनके कुछ और रचनाएं भी आ सकती है, जैसे कोसी के घटवार, कोसी के घटवार, कोसी के घटवार किसकी रचना है, तो वहां पे आप शेखर जोशी के साथ जाओगे, ठीक है। दाजू, कुमाऊं में बड़े भाई को कहते हैं ना दाजू, दाजू, कोसी के घटवार, गलता लोहा, सब किसकी है, शेखर जोशी की रचनाएं हैं, ठीक है। फटक से अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे। नागरी प्रचारणी सभा के जो संस्थापक थे, आपको पता है नागरी प्रचारणी सभा 1893 काशी में इसकी स्थापना हुई थी, और काशी में जो इसकी स्थापना की थी वो किसने की थी, शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास ने इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक और आपका क्वेश्चन बनेगा नागरी लिपि परिषद, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, एक तो आपने नागरी प्रचारणी सभा देखी, थोड़ा पैटर्न बदला एग्जामिनर ने आपसे पूछना चाहा नागरी लिपि परिषद कब की है, नागरी लिपि परिषद कब की है। नागरी लिपि परिषद 1975 की हमारी कहां पे स्थित है, तो दिल्ली में हमारी नागरी लिपि परिषद आ जाना था, ठीक है। सीधा सीधा अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया था। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी हमारे एक व्याकरणविद हुए हैं, उन्होंने एक शब्द दिया है खड़ी बोली को उन्होंने कौन से, जनपंथी या हिंदुस्तानी, ऑप्शन ए दिख रहा है आपको, जनपदीय हिंदुस्तानी के नाम से गुना। अगर आप पे ऑप्शन बी आता वर्नाकुलर हिंदुस्तानी के नाम से खड़ी बोली को किसने जाना, तो वहां पे आपको एक ही नाम रखना था, हमारे भाषा वैज्ञानिक हुए गियर्सन साहब ने जो वर्नाकुलर हिंदुस्तानी के नाम से जाना था, वो किसे जाना था, खड़ी बोली के लिए। कौरवी तो आपको पता है, कौरवी के नाम से किसे जाना था, राहुल संस्कृतन साहब ने कौरवी के नाम से किसे पुकारा था, खड़ी बोली से आया था। कभी भी आएगा खड़ी बोली किस अपभ्रंश से निकली है, तो आपको वहां पे याद रखना सौरसैनी अपभ्रंश से हमारी खड़ी बोली निकली है, सौरसैनी अपभ्रंश के पश्चिमी शाखा से हमारी खड़ी बोली निकली है। और जो अभी हिंदी की सबसे मानक भाषा भी मानी जाती है वो कौन से, यही खड़ी बोली मानी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन अब अगला देखना, 7वें क्वेश्चन पे आ जाना। थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, कई लोगों ने कल छोड़ा था, लेकिन थोड़ा आराम से सोच के करते तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। संयुक्त को छोड़कर शेष हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है। संयुक्त को छोड़ के जो शेष हिंदी में वर्णों की संख्या होती है वो आपको पता है। मूल रूप से देखना, मूल रूप से वर्णों की संख्या कितनी होती है स्वरों। मैंने आपको पहले एक जगह बहुत बार, पहले भी नहीं, एक बार नहीं, मैं तो 1000 बार डेली आपसे एक ही क्वेश्चन पूछता। मैं कहता हिंदी में मूल रूप से स्वरों की संख्या, तो आप क्या कहते थे, 11। अगर मात्रा के आधार पर कहता तो आप 10 कह देते, ठीक। अगर मैं कुल स्वर पूछता तो आप कहते 13। अगर यहाँ पे क्या पूछा, मूल रूप से स्वरों की संख्या, तो आपको पता मूल रूप से हिंदी में कितने स्वर हैं, 11। वैसे ही मूल रूप से हिंदी में कितने व्यंजन है, तो आपको पता है 33। तो 11 और 33 मूल रूप से कितने व्यंजन हो गए, 44। क्योंकि हमें संयुक्त व्यंजन को हमने जोड़ना नहीं था, डॉ को हमने जोड़ना नहीं था, अंगा को हमने जोड़ना नहीं था। तो टोटल कितने होते हैं हमारे, सीधा सीधा याद रखना आपको, 44 हमारे मूल रूप से व्यंजन होते, वर्ण होते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, स्वर रहित का प्रयोग किसमें हुआ। स्वर रहित मतलब आप इस क्वेश्चन की भाषा से समझे कुछ, कि स्वर रहित का प्रयोग किसमें हुआ। स्वर रहित का मतलब आपसे एग्जामिनर ऐसा पूछना चाह रहा है कि इसमें किसमें ऐसी रॉ है जिसमें स्वर नहीं है। तो आपको एक चीज पता होगा, हिंदी में आप अच्छा पढ़ा होगा आपने हिंदी, तो वहां पे आपने एक चीज गौर किया, जो भी
ऊपर रॉ वाले शब्द होते हैं उनमें आधा रॉ रखता है, जबकि जो भी नीचे लगता है, जैसे क्रम लिख दिया तो नीचे वाला रॉ हमारा क्या होता है, क्रम वाला पूरा रॉ होता है। पूरा रॉ है मतलब तो रॉ के साथ ओ भी होगा, रॉ हलंत प्लस ओ होगा, ऊपर वाले में केवल रॉ हलंत होगा। तो आपको वही पूछ रहा कि रॉ स्वर का प्रयोग रही है, मतलब ओ नहीं है, किस में नहीं है, तो आपको ट्रक, ट्रक में नीचे रॉ है तो रॉ कैसा बनेगा, रॉ हलंत प्लस ओ, तो इसमें तो स्वर है ही है। ठीक है, वैसे ही देखना त्राटक, त्रा त्रो, त्रो प्लस रॉ, रॉ क्या है इस यहाँ पे हलंत है, इसके साथ साथ आपको देखना त्राटक के साथ पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण में रॉ कहाँ पे ऊपर है, और ऊपर हमेशा कैसा हलंत वाला रॉ लगता है, तो हमारा बिल्कुल सही था। बाकी शत्रु त्रो संयुक्त शब्द है मतलब रॉ पूरा है, तो इन दोनों में संयुक्त में हमारा रॉ पूरा होता है, तो ये ऑप्शन था नहीं, ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही था, क्योंकि हमारा जो ऊपर वाला रॉ लगता है वो अर्ध होता, आधा होता है रॉ, मतलब वो किसके साथ आता, केवल हलंत के साथ आता। नीचे जो रॉ लगता है वो कैसे पूर्ण होता है, वो किसके, रॉ हलंत प्लस ओ लगता है, क्योंकि उसमें स्वर होता है, इसलिए 3 के 3 ऑप्शन हमारे डिलीट थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। ठीक है, आप लोग को याद रखना है जो हिंदी में शब्द सबसे पहले शब्दकोश में सबसे पहले शब्द आता है वो अंग की बिंदु वाला आता है। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे पहले जो शब्द आएगा वो कौन सा आना था, अंकुर आना था। ठीक है, अंग शब्द की सबसे पहले आवर्ती होती है, इसलिए अंकुर हमारा सबसे पहले आना था। जिन लोगों ने भी ए मारा था आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। हमें बताना था अनुलोम विलोम मतलब जो कौन सा हमारा विलोम शब्द का जोड़ा हमारा सही नहीं है। ऑप्शन ए पे आ जाओ। अब ऑप्शन ए क्या कह रहा है, आपसे क्या जानना चाह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा अंतरंग का बहिरंग, आंतरिक का बाह्य होता है या अभ्यंतर होता है, वैसे ही अंतरंग का बहिरंग हमारा क्या था, बिल्कुल सही था। उचित साधन और आप क्या कहते हैं, अनुचित साधन, बिल्कुल सही है। सुख का कष्ट, सुख का कष्ट नहीं होता, बल्कि सुख का क्या होता हमारा, आपने कहते सुख दुख, तो ये क्या था हमारा, गलत था ऑप्शन सी, बल्कि सुसाध्य का दुसाध्य बिल्कुल सही था। कष्ट का सरल होता हम पे, ठीक है, कष्ट का सरल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, आज का तत्सम शब्द क्या होगा। आज का तत्सम शब्द क्या होता हमारा, आद्य। आज का क्या होता, आद्य। ऐसे ही कार्य, कार्य, कार्य का तत्सम तद्भव शब्द क्या होगा, तो वहां पर आपको याद रखना काज। ठीक है, ऐसे ही आप पे आता दाहिना, दाहिना, दाहिना का तत्सम शब्द क्या होगा, तो वहां पर आपको याद रखना है दक्षिण, दक्षिण। वैसे आप पे आता कुत्ता, कुत्ता कभी आएगा कुत्ता, कुत्ता का तत्सम शब्द होता हम पे कुकुर, कुकुर। ऐसे ही आप पे आता चीता, चीता का जो तत्सम बनता है वो क्या बनता है, चित्र, चितेरा। चीता का क्या आता है, चितेरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच क्या कह रहा है, अरण्य, अरण्य किसका पर्यायवाची शब्द होता है, अरण्य, विपिन, वन, कानन, अटवी, सब किसके होते हैं, तो जंगल के होते हैं। अरण्य, आपने एक चीज सुना, अरण्य रोदन मतलब व्यर्थ का रोना। ठीक है, अरण्य, अरण्य पर्यायवाची किसका हो गया हमारा, जंगल का। इसी में लिख देना जंगल, विपिन, कांतार, वन, सब किसके होते हैं, ये अरण्य के होते हैं। ठीक है, कानन आपको पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार के लिए एक शब्द क्या होगा। जो फेंक कर चलाया जाता जो हथियार, उसके लिए आपको पता है अस्त्र। हमारा अस्त्र क्या होता है, जैसे ये मार्कर है और मैं इस मार्कर को आप पे फेंक के मार रहा हूं, तो ये मार्कर इस टाइम अस्त्र का काम करता है, इसे कहते हैं अस्त्र। शस्त्र वो होते हैं जो पकड़ के चलाए जाते हैं, जैसे आपने तलवार देखा तो तलवार पकड़ के चलाता है आप, तो तलवार क्या हमारा शस्त्र होता है। ठीक है, सीधा सीधा अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। भविष्य काल, वैसे काल वाले टॉपिक आप पे कम होते हैं, लेकिन अब यूकेपीएससी का पैटर्न बदल रहा है तो आपको सामने कुछ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं। काल, भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस इसमें से किसमें था, मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका आभारी हूं। ये क्या, आभारी हूं मतलब सीधा सीधा प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। ठीक है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा,
ये सीधा सीधा फ्यूचर टेंस की जानकारी दे रही, मतलब सीधा सीधा हमारा भविष्यकाल। एक तो इसमें देख रहा है मैंने एक पेड़ काट लिया, इसमें क्या पास्ट टेंस है, मतलब सीधा सीधा क्या भूतकाल है। और इसमें देखा मैं पुस्तक पढ़ने वाला था मतलब सीधा सीधा हमारा क्या पास्ट टेंस की बात थी, मतलब भूतकाल था। तो एक ही तो ऑप्शन हम पे बस रहा था, वो कौन सा था, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ये हमारा कैसा था हमारा, तो भविष्यकाल में हमारा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिएगा। सकर्मक क्रिया जहां पे कर्म की प्रधानता होगी वो हमारा सकर्मक क्रिया होगी। मैंने हिंदी में कहा था मूल रूप से क्रिया को दो भागों में बांटा गया था। ये क्वेश्चन और चेंज होकर आप पा सकता है कि कर्म के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया, तो आप दो भागों में बांटोगे। एक आप अकर्मक जहाँ पे कर्म का आपका पता ना चले, दूसरा सकर्मक। अगर नहीं आ रहा कभी पहचान में तो आप क्या से आंसर बना सकते हो, क्या से आप आंसर बना सकते हैं। आपने कहा तड़पाना, क्या तड़पाना, तो आपने कहा शरीर को तड़पाना, तो वहां पे तड़पाना क्या है हमारी सकर्मक क्रिया है। बाकी लेटना क्या लेटना, तो कुछ आंसर मिल नहीं रहा, अकर्मक क्रिया है। क्या घुटना, तो आपको मिल नहीं रहा। क्या पिघलना, तो आपको मिल नहीं रहा। तो सीधा सीधा जो हमारा अकर्मक क्रिया आएगी तो वो क्या आना था, सॉरी सकर्मक क्रिया जो आनी थी वो क्या आनी थी, हमारा तड़पाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है। परिश्रमी शब्द, जैसे मैंने कह दिया राहुल बहुत परिश्रमी है, वैसे तो हूं नहीं मैं, तभी अपने लिए एक शब्द कह देता हूं मैं कहा राहुल बहुत परिश्रमी है, मतलब मैंने अपने गुणों के बारे में जानकारी देना। जहां पे गुण दोष के बारे में जानकारी दी जाती है वहां पे सीधा सीधा कौन सा गुणवाचक विशेषण होता। जहाँ पे किसी संख्या का बोध होता है वहाँ पे संख्यावाचक होता है। जहाँ पे किसी क्वांटिटी की बात की जाती है वहाँ पे क्या होता है, हमारा परिणामवाचक होता है। ठीक है, जहाँ पे कोई सर्वनाम किसी विशेषण की जगह इस्तेमाल होते हैं तो क्या पे हमारे सार्वनामिक विशेषण होते हैं, या संज्ञा से पहले जो भी सर्वनाम आते हैं वो हमारे किस में चले जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण में जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया। हमें पता है संविधान की 8वीं अनुसूची हम पे क्या कहती है कि भाषाएं, कुछ भाषाओं को हमने 8वीं अनुसूची में जोड़ा कुछ। ठीक है, तो इनमें से बताना था मुझे कि कौन कौन सी भाषाएं नहीं है। ठीक है, आपको पता था पहले 14 था, फिर आपने कौन सी 21वां संविधान संशोधन करके आपने सिंधी जोड़ी थी, फिर 71वां संविधान संशोधन करके आपको नमक मतलब नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को डाला था। फिर आपने 92वां संविधान संशोधन करके BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को डाला था। ठीक है, टोटल अभी कितनी भाषाओं को डाला है, तो 22 भाषाओं को डाला है। कभी भाषाओं का उल्लेख किसमें मिलता है, तो 8वीं अनुसूची में हमारा भाषाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें कौन सी भाषा ऐसी है जो 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो आपको याद रखना कौन सी भाषा हमारी 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो ब्रज भाषा हमारी 8वीं अनुसूची में नहीं है। जबकि डोगरी हो गया, मैथिली हो गया, असमिया हो गया, संताली हो गया, सिंधी हो गया, सब हमारी किसमें 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, श्री मच्छर चंद्र शब्द में का सही संधि विच्छेद बताएगा। श्री मच्छर चंद्र का जो सही संधि विच्छेद होना था, ये यहाँ पे थोड़ा बहुत व्यंजन संधि का आपका उल्लेख मिलना था। तो जो इसका सीधे सीधे सही आंसर बनना था वो होना था श्रीमद शरद चंद। श्रीमद शरद चंद, जहाँ पे ये तो था, तो किस में बदल गया था, आपको पता है तो चौ में बदलता है। तो श्रीमद शरद चंद का क्या होना था, श्री मच्छर चंद के नाम से इसमें जाना था। ठीक है, जो संधि आती तो संधि कौन सी, व्यंजन संधि आनी थी। ठीक है, कौन सी संधि होनी थी, व्यंजन संधि। यूपी टेट में आया था, थोड़ा उठपटांग क्वेश्चन लगा था मेरे को, क्योंकि मैं जब आपका कनिष्ठा एक का पेपर देख रहा था तो मैंने यूपी टेट के आपके बहुत सारे क्वेश्चन उसमें देखे थे, इसी कारण मैं भी थोड़ा बहुत यहाँ से उठाना शुरू किया है। ठीक है, कभी ऐसे ही आप पे रामायण आ गया, रामायण में कौन सी संधि है, तो आप कहोगे राम प्लस अयन। ठीक है, आप क्या कह देते, राम प्लस अयन। संधि कौन सी, व्यंजन संधि, क्योंकि ये 9 किस में बदल जाता है, 9 में बदल जाता है। संधि कौन सी होती है, हमारी व्यंजन संधि। ठीक है, ऐसे ही परिणाम में भी होता, परिणाम, आप परिणाम लिखते ना ऐसे, परिणाम, परि प्लस नाम होता है, और 9 किस में, 9 में बदल जाता है, तो वहां पे भी हमारी कौन सी संधि, तो व्यंजन संधि होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ। किस वाक्य में अच्छा शब्द के रूप विशेषण के रूप में आपका प्रयोग हुआ है, तो आपने देखना, तुमने अच्छा किया जो आगे, क्या यहाँ पे अच्छा विशेषण के रूप में हुआ, तुमने अच्छा किया, तुमने अच्छा किया, अच्छा क्या विशेषण है, नहीं है। ठीक है, अगला देखना, अच्छा तुम घर आ गए, अच्छा तुम घर आ गए, वहां पे भी विशेषण हमारा है नहीं। वह स्थान बहुत अच्छा है, कैसा है वो स्थान, बहुत अच्छा, तो बहुत क्या है, प्रविशेषण है, अच्छा क्या है, विशेषण है, तो हमारा क्या बिल्कुल सही था, वह स्थान बहुत अच्छा है। ऑप्शन सी के साथ आप लोग जा सकते थे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्न में से शुद्ध शब्द चाटिएगा। हमें वर्तनी की दृष्टि से बताना था मुझे कि शुद्ध शब्द कौन सा होगा, तो आपको पता है लिपि लिखना तो आपको आता ही है। लिपि कैसा था हमारा, बिल्कुल सही शब्द था। कभी ऐसे ही आप पे आद्र आ गया, आद्र, तो आद्र में याद रखना ऊपर भी हमारा क्या होता है, रॉ होता, नीचे भी हमारा क्या होता है, रॉ होता है। ऐसे ही महात्मय आता आप पे, महात्मय, महात्मय में आधा तो और आधा वो क्या होता है, म भी आता है। ऐसे उज्ज्वल आता आप पे, उज्ज्वल, तो उद्दल में दोनों जो क्या होती है हमारी, आधा जो आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री संविधान की किस अनुसूची के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ को ग्रहण करता है। या तो हम इसे उत्तराखंड पर्पज का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या हम इसे पॉलिटी पर्पज का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको पता है जो हमारी तीसरी अनुसूची में है, तीसरी अनुसूची में हमारा क्या, वेतन भत्ते, सॉरी तीसरी अनुसूची में हमारी शपथ है हम। ठीक है, अगर पहली अनुसूची देखना तो भारत राज्यों का संघ होगा, दूसरी में उनके वेतन भत्ते हैं, तीसरे में हमारे क्या शपथ है, चौथी में राज्यसभा का बंटवारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, सरकार ने भूटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया है। सरकार ने, जो हमारी सरकार है उत्तराखंड सरकार है हमारे, वैसे तो राज्य सरकार क्या, राज्य सरकार कह रहा है, वैसे तो केंद्र सरकार क्या किसी क्षेत्र को जनजाति का दर्जा देती है। जो भूटिया जनजाति हमारी तिब्बत से व्यापार करने वाली जनजाति थी, 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, इस टाइम भूटिया जनजाति का व्यापार बंद हो गया था, ठप हो गया था। इसके बाद लॉकर कमेटी बैठती है, लॉकर कमेटी 1967 में उत्तराखंड की कितनी जनजातियों को, 5 जनजातियों को जनजाति का दर्जा देती है, और उसी में भूटिया एक जनजाति है हमारी। ठीक है, भूटिया हो गया, थारू हो गया, थारू के साथ साथ हमारी एक और जनजाति आनी थी, बोक्शा आनी थी, राजिया आनी थी और जौनसारी आनी थी। टोटल 5 जनजातियों को क्या दिया गया, जनजाति का दर्जा दिया गया। मैं कमेंट में पढ़ रहा था कल, एक बच्चा कह रहा था हमारा ये पौड़ी के राठ क्षेत्र में पाई जाती है, राठी, राठी को भी तो जनजाति लिखते हैं क्या हम, राठी को जनजाति नहीं, राठी क्या एक जाति है, और इसे किसका दर्जा दिया गया, ओबीसी का दर्जा दिया गया है 2016 में। ठीक है, राठ क्षेत्र, पौड़ी का राठ क्षेत्र थोड़ा विकासात्मक राह में पीछे रह गया था, इस कारण 2016 में हम राठ क्षेत्र को क्या दे देते थे, ओबीसी का दर्जा दिया गया वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे एसटी जनजाति मतलब हमारा एसटी होता है, और एसटी का दर्जा उत्तराखंड में केवल 5 ही जनजातियों को मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम है। ठीक है, अल्मोड़ा सिक्के आपको पता था, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के मिले थे। अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों से आपने जो देखा था, आपको कई नाम मिले थे, 8 शासकों के नाम मिले थे। उसमें शिवदत्त देखा था, शिवपाली देखा था, हरिदत्त देखा था, अशोक देखा था। ठीक है, ऐसे ही कितने 8 राजाओं के नाम मिलते हैं। कभी एग्जामिनर का पैटर्न बदला आप पे, और एग्जामिनर ने आपसे पूछना चाहा अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के किन शासकों से संबंधित है, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के किन शासकों से संबंधित है, वहां पे आप कत्यूरी मार के मत आ जाना। अल्मोड़ा प्रकार कुणिंदों के थे, कुणिंद सिक्के 3 प्रकार के मैंने देखे था। ठीक है, एक अल्मोड़ा प्रकार के, एक छत्रेश्वर प्रकार के, एक अमोदभूति प्रकार के। ठीक है, छत्रेश्वर, अल्मोड़ा और अमोदभूति प्रकार के, और इन्हीं सिक्कों के आधार पर हम क्या कहते हैं, उत्तराखंड में कौन सा वंश रहा होगा, कुणिंद वंश रहा होगा। बाकी कुणिंद वंश की हम पे कोई जानकारी नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, टिहरी रियासत ने कि किस राजा ने 1862 ईस्वी में देवप्रयाग में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया था। आपको पता था 1859 आते आते जब 1857 की क्रांति हुई तो सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की सहायता की थी। ये बात तो आपको अच्छी तरीके से पता है। 59 आते आते सुदर्शन शाह क्या मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। 1862 आपको पता सुदर्शन शाह के बाद का अगला राजा रहा होगा, और 1862 में कौन सा राजा था हमारा, भवानी शाह। अगर भवानी शाह याद नहीं आ रहा तो आपको पता 1861 में अठूर क्षेत्र में एक विद्रोह हुआ था भवानी शाह के टाइम पीरियड पे, और किसने इसमें इंटरफेयर किया था तो आपको पता है हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे यहाँ पे पहुंचते हैं और यहाँ पे एक बंदोबस्त करते हैं 12 आना बीसी। 12 आना बीसी इन्हीं के टाइम पीरियड पे क्या होता हमारा, भवानी शाह के टाइम पीरियड पे ही देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला खोली जाती है। फिर एक 1862 के आसपास एक और प्रथा थी टिहरी में, थी ओताली प्रथा। ओताली प्रथा मतलब ओताली से आप समझते हो कोई व्यक्ति है जिसका कोई संतान नहीं है, ठीक है, कोई संतान नहीं है उसका, और उसमें खूब सारी जमीनें होती थी। ठीक है, अगर कोई संपत्ति का कोई वारिस नहीं होता, अगर वो व्यक्ति मर जाता है था तो उसकी संपत्ति कहाँ सीधा राजा के पास जमा हो जाती थी या राजकोष में जमा हो जाती थी। इस प्रथा को ओताली प्रथा कहती थी, और यही प्रथा किसने समाप्त की थी, तो यही प्रथा भवानी शाह ने समाप्त की थी।
अगर आप पे प्रताप शाह से आप पे आयु क्वेश्चन पूछना चाह रहा, तो आपको पता है टिहरी रियासत की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किसने, प्रताप शाह ने। टिहरी रियासत में पुलिस व्यवस्था किसके टाइम पीरियड पे आई, तो प्रताप शाह के। टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसने की थी, प्रताप शाह ने की थी। ठीक है, टिहरी रियासत की सबसे बड़ी पैमाइश थी जूला पैमाइश, और इसी जूला पैमाइश पे 1873 में टिहरी रियासत में बंदोबस्त कितने करा था, सुदर्शन शाह प्रताप शाह ने करा था। और प्रताप शाह ने अपने नाम ही के अनुरूप एक नगर बसाया था 1877 में प्रताप नगर के नाम से। ठीक है, इसके साथ साथ टिकट, जो न्याय सुनाने न्यायालय में टिकट प्रथा किसने शुरू की थी, तो न्यायालयों में न्याय पाने के लिए टिकट प्रथा किसने शुरू की थी, वो भी प्रताप शाह ने शुरू की थी। ठीक है, सीधा सीधा अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला सार्वत्रिक जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। उत्तराखंड का देखना तो एकमात्र जिला जो हमारा लगभग बीच में पड़ता है और सबसे ज्यादा जिलों से सीमा स्पर्श करता है, वो है 7 जिलों से जिसकी सीमा लगती है हमारा पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल 1839 में पौड़ी गढ़वाल की स्थापना हुई थी एक जिले के रूप में। 1840 में इसका मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी क्या स्थापित किया गया था, और वही अभी सबसे ज़्यादा जिलों को हमारा क्या स्पष्ट करता है। टोटल देखो तो टोटल कितने जिलों को, 7 जिलों को करता है। इसके बाद जो हमारा आता है चमोली और अल्मोड़ा, 6 जिलों को हमारे क्या करते हैं, टच करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है। कई लोगों का इस पर डाउट था, कल बहुत ज़्यादा ऑफलाइन में तो बहुत डाउट आए हैं, ऑनलाइन में भी शायद मैंने देखी थी कई रिपोर्टें। मुख्य सीमा भ्रंश, क्या हम इसको एमसीटी कह सकते हैं, एमसीटी, मुख्य सीमांत भ्रंश। मुख्य सीमांत भ्रंश की बात करूं तो मुख्य सीमांत भ्रंश हमारा किसे करता है, ग्रेटर हिमालय को लेजर हिमालय से। इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे देख रहे हैं आपको याद रखना है, मुख्य सीमांत भ्रंश एमसीटी किसे अलग करेगा, तो एमसीटी आपको याद रखना ग्रेटर हिमालय को लेजर हिमालय से, या हम कह सकते हैं महान हिमालय को लघु हिमालय, या मध्य, इसी का दूसरा नाम एक और आता है मध्य हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय भी इसे ही कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही था। जिन लोगों का ऑप्शन ए आ रहा लघु हिमालय को बाह्य हिमालय से, तो वहां पे याद रखना एमबीटी, कौन अलग करता है, एमबीटी। ठीक है, इसी को हिंदी में देखा तो मुख्य सीमांत भ्रंश कैसे, सीमा भ्रंश नहीं, मुख्य सीमांत भ्रंश कैसे, एमबीटी को वही क्या करता है, अलग करता है। कभी आप पे इमेज नहीं बननी ना, एक किसी का मैसेज आया था मेरे को यूट्यूब में कि इसे अच्छे ढंग से समझा देना, यूट्यूब पे नहीं थोड़ा व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आया था, कोई कह रहा था इसके नोट चाहिए, तो आप एक चीज देख लेना, आप हिमालय की रचना को इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, वैसे ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर तो होता नहीं है, पर मैं ट्रांस हिमालय को सबसे ऊपर मान रहा हूँ। ट्रांस, फिर ट्रांस के बाद हमारा बृहद, बृहद के बाद हमारा कौन सा, लघु, लघु के बाद हमारा कौन सा, शिवालिक, और शिवालिक के बाद हमारा तराई वाले गंगा के मैदान। ठीक है, अगर मैं बात करता कि ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालयास को ग्रेटर हिमालय से कौन सा अलग करता है, तो वहां पे पता है आपको हमारी 2 नदियां आती, एक इंडस, एक हमारा सांगपो। ठीक है, इंडस हमारे सिंधु नदी को कहते हैं, सांगपो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। यही 2 नदियां ट्रांस हिमालय को किसको, ग्रेटर हिमालय से अलग करती है। अरे इसी का नाम पड़ता है इंडो सांगपो सच्चर जोन, सच्चर जोन के नाम से जाना जाता है, जो क्या हमारा ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन आएगा आपको बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन सा अलग करता है, तो बृहद हिमालय को लघु हिमालय से आपको याद रखना एमसीटी। सबसे ऊपर हमारा क्या, सच्चर जोन, फिर एमसीटी। एमसीटी हमारा ग्रेटर हिमालय को लेजर हिमालय से क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी अलग करेगा। फिर हमारा आता लघु हिमालय, लघु हिमालय या हम इसी को मध्य हिमालय भी कहते हैं। लघु हिमालय को मध्य हिमालय से कौन सा अलग करेगा, तो वहां पे आपको याद रखना है एमबीटी। कई लोग इसे एमबीटी कहते हैं, कई लोग इसे कहते हैं एमबीएफ, मैन बाउंड्री थ्रस्ट या मैन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से इसे जाना जाता है। फिर ठीक है, फिर आता हमारा कि जो हमारा शिवालिक को तराई वाले क्षेत्र या शिवालिक को गंगा के मैदानों से कौन सा अलग करता है, तो वहां पे याद रखना आपको HFF, HFF हिमालयन फ्रंटल फोर्ट, या इसे हिंदी में कहूंगा मैं तो हिंदी में इसे कहते हैं अग्र हिमालयी पात रेखा। किसको अलग करती है, तो आपको याद रखना गंगा के मैदान को शिवालिक से। अब एक चक्कर आ जाना, फिर इमेज बना रहा हूं आपको। सबसे नीचे हमारा तराई वाला क्षेत्र मतलब गंगा के मैदान, इन्हीं गंगा के मैदानों को हमारा शिवालिक रेंज से कौन अलग करेगा, तो वहां पर आपको याद रखना HHF, HHF, H हिमालयन फ्रंटल फोर्ट, या हिंदी मीडियम में जो भी देख रहा है आपको याद रखना अग्र हिमालयी पाद रेखा। ठीक
ठीक उससे ऊपर देखना तो शिवालिक को हमारा जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय से कौन अलग करेगा, तो वहां पे आपको याद रखना MBT या MBF, ठीक है, मेन बाउंड्री ट्रस्ट या मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से उसे जाना जाता है। फिर देखना लघु हिमालय को हमारा ग्रेटर हिमालय यानी लेजर हिमालय को हमारा ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय को हमारा बृहत हिमालय से कौन सा अलग करता है, तो वहां पर आपको याद रखना कौन सा MCT। और फिर लास्ट में हमारा जो ट्रांस हिमालय को हमारा बृहत हिमालय से अलग करेगा वो सच्चर जोन करेगा। आपको यहाँ पे एक लिख रहा था बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय को हम क्या शिवालिक के रूप में जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड राज्य के चंपावत में कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी झील अवस्थित है, तो चंपावत में देखना था आपको, चंपावत में हम झीलों की बात करेंगे तो श्यामला ताल चंपावत में एक बड़ी खूबसूरत सी झील है। यहीं पे स्वामी विवेकानंद जी आए थे, यहाँ पे क्या मेला भी लगता है इसी श्यामला ताल के किनारे, ठीक है। तड़ाक ताल हमारा अल्मोड़ा में है, चौड़ाबाड़ी ताल तो कोई नहीं भूल सकता क्योंकि केदारनाथ की आपदा यहीं से आई थी। डोटी ताल 6 कोनों वाली ड्राउट मछली के लिए प्रसिद्ध है, उत्तरकाशी में, ठीक है। आजकल आप चंपावत जाओगे तो मैं परसों किसी की स्टोरी देख रहा था, एक और चंपावत के पास एक और झील बनी है, बड़ी खूबसूरत सी झील है, कोलीडेक के नाम से जाना जाता है। कोलीडेक झील कहाँ पे हमारी, तो चंपावत में हमारी कोलीडेल। अभी हमने चंपावती में क्रोकोडाइल क्या कर रही है, शुरू कर दिया, क्रोकोडाइल सफारी भी हमने शुरू की थी। इसी चंपावत में हमारी उत्तराखंड सरकार की सीमांत ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस भी क्या हुई थी, संपन्न हुई थी। यही चंपावत क्षेत्र हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, कोटद्वार किस नदी के तट पे है, कोटद्वार जो कौन सी नदी आती है कोटद्वार के तट पे, तो किस के नदी पे, तो खो नदी के तट पे हमारा कोटद्वार शहर है। यही कोटद्वार शहर देखा तो धीरे धीरे खो नदी आगे जाके विलुप्त हो जाती है, इसीलिए इसे खो नदी कहते हैं। जैसे हम लूनी को देखते ना, लूनी आगे गायब हो जाती, वैसे खो नदी भी भाबर क्षेत्र में जाते जाते गायब हो जाती, इसीलिए तो इसे खो नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। खो नदी कोटद्वार के आना तो धनीराम मिश्र ने कोटद्वार की स्थापना की थी, ठीक है। इस बात का भी आप ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड की 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर कितने जिलों में वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, तो उत्तराखंड के अभी देखना जो अभी ताज़ी अपडेट आई है, इसमें टोटल उत्तराखंड के 8 जिलों में क्या वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई हमारी, कितने क्षेत्रफल में, कितने जनपदों में, तो 8। अगर 8 में वृद्धि हुई है तो आप को एक चीज तो आपको कनेक्ट करके रखना, क्वेश्चन का पैटर्न बदला। अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा कितने जिलों में कमी हुई, तो आपको पता है 8 में वृद्धि हुई है, मतलब 5 में क्या हुई है, कमी हुई है, ठीक है। वृद्धि सबसे ज्यादा आपको पता है नैनीताल में हुई, कहाँ पे हुई, नैनीताल में। दूसरे नंबर पे देहरादून में हुई, ये आपको पता है। अगर आपको 8 के 8 जिले याद नहीं करने, 8 जिले याद करने से ज्यादा आप ये करो कि किन 5 जिलों में कटौती हुई है, ठीक है। इन 5 जिलों में से 3 जिले इस बार किसके पर्वतीय आए हैं, 2 मैदानी है। मैदानी जिले आपको सबको पता है कौन कौन हो सकते हैं, तो आपको पता है 2 जगहों में जंगलों की बड़ी कमी है, एक तो उधम सिंह नगर और दूसरा हमारा हरिद्वार में क्या है, जंगलों की कमी है। इस बार 3 जिले और आए हैं जिनमें हमने कहा कि क्या है, पर्वतीय जिले हैं लेकिन वनों में, वन क्षेत्रफल में यहाँ पे कमी आई है। इन 3 जिलों में मैं बात करूंगा तो आपको पता है पर्वतीय जिलों में 3 कौन कौन से हमारे, तो एक तो आपको पता है टिहरी आता था, टिहरी के साथ साथ आपका बागेश्वर आया और बागेश्वर के साथ साथ आपका चंपावत आया। तो इन 3 पर्वतीय जिलों में भी हमारे क्या क्षेत्रफल में कमी देखी गई है, ठीक है। कभी आएगा 7वीं रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है, सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका कहाँ पे, पौड़ी में हमारा सर्वाधिक क्षेत्रफल है, ठीक है। सीधा सीधा बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उत्तराखंड राज्य में पाई जाने वाली कौन सी वनस्पति जिसके फल का प्रयोग टमाटर के विकल्प के रूप में किया जाता है, जो टमाटर के विकल्प के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है वो आपको पता है आमेश, आमेश होता है, खट्टे के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ठीक सीधा सीधा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होना। आपने एक चीज देखा धुनेर, धुनेर ये क्वेश्चन आयोग में डिलीट हुआ था, ठीक है। अगर धुनेर की बात करता मैं तो धुनेर के याद रखना, ऑनलाइन क्लास में बाद में, ठीक है। अगर मैं धुनेर की बात करता, धुनेर क्वेश्चन डिलीट हुआ था क्योंकि इसका एनसीईआरटी में जो नाम मिलता है वो थुनेर मिलता है, इससे टैक्सॉल प्राप्त होता है जो किसके लिए सहायक होता है, तो कैंसर के लिए सहायक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, औषधीय एवं सुगंध पौध संस्थान यानी सीमैप उत्तराखंड में कहाँ पे स्थित है, तो सीमैप के कार्यालय मेरे को पता है उत्तराखंड में 2 जगह स्थित है। एक तो मेरे को पता है पंतनगर के पास हमारा सीमैप है, दूसरा हमारा सीमैप बैजनाथ में है। तो कहाँ पे आपको याद रखना, पंतनगर में हमारा सीमैप है। इन्हीं औषधियों से, ऐसी औषधियों से जानकारी के लिए आपने एक कैंपा देखा था, कैंपा
कैंपा हमारा कहाँ पे है? तो कैंपा आपको पता है 2003 में स्थापित है हमारा कैंपा। और कैंपा कहाँ पे? तो कैप हमारा कहाँ पे है? तो सीधा सीधा हमारा सेलाकुई में पड़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप देखना चाह रहे हैं रानीखेत में हमारी एक फैक्ट्री है, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री के नाम से रानीखेत में जाना जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ देहरादून में आपने देखा डील या ओएफडी फैक्ट्रियां हमारी कहाँ पे है? तो देहरादून में। ठीक है, सीधा सीधा अगले क्वेश्चन पे देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त किया जाता है? अभी क्वेश्चन आया था, अभी बता दिया मैंने। टैक्सोल किससे प्राप्त किया जाता है? तो धुनेर या थुनेर से प्राप्त किया जाता है। अगर आपको ऑप्शन ए दिख रहा ब्राह्मी, और आप लोगों को इसकी सख्त जरूरत है, ब्राह्मी क्या माना जाता है? बुद्धिवर्धक। बुद्धि जो इंटेलिजेंस होती है ना उससे तेज होती है, तो खोजने चले जाना कहाँ कहाँ ब्राह्मी मिलेगी। थोड़ा ज्यादा खाना, इससे थोड़ा बुद्धि बढ़ती है। सुना है कि तुक्के भी सही लगते हैं। ठीक है, बाकी भीमल देखना, भीमल का इस्तेमाल वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखो तो एक तो चारे के रूप में होता है, इसका इस्तेमाल बड़ा अच्छा चारा इसका होता है। चारे के साथ साथ ग्रामीण स्तर पे जो रस्सियां बनाते हैं लोग वो भीमल से बनाते हैं। साथ साथ भीमल का इस्तेमाल हम शैम्पू बनाने के लिए भी हम भीमल का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। झूला आपको पता है एक तो कलर डालने के लिए, मेहंदी वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। साथ साथ मसालों में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? झूला का प्रयोग करते हैं। मक्कू के नाम से जाना जाता है, जैसे हम झूला कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना कब और किसने की थी? दसोली हमारा चमोली में पड़ता है। दसोली एक तहसील भी रही है चमोली की। वहीं पे हमारे चंडी प्रसाद भट्ट जी थे जिन्होंने 1964 में किसकी स्थापना की थी? दसोली ग्राम स्वराज की स्थापना की थी। ठीक है, सीधा सीधा अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है। उत्तराखंड राज्य में मिनरल एंड रिफैक्ट्रीज स्थित है। उत्तराखंड राज्य में हमारी जो मिनरल एंड रिफैक्ट्रीज है वो हमारी कहाँ पे स्थित है? तो आपको बताना था, फटक से कमेंट में बताइएगा कहाँ पे स्थित है। जो मिनरल एंड रिफैक्ट्रीज है हमारी कहाँ पे? हमारी हल्द्वानी में स्थित है। इसी हल्द्वानी में उत्तराखंड राज्य का पहला आपको दुग्ध संघ भी पता है 1949 में खुला था। कहाँ पे? हल्द्वानी में खुला था। अभी इस हल्द्वानी की बात एक याद रखना, इस साल के बजट में जो विशेषता हल्द्वानी की बताई गई है, उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय, खेल विद्यालय नहीं, खेल विश्वविद्यालय, खेल यूनिवर्सिटी, खेल विश्वविद्यालय हमारा कहाँ पे बनने जा रहा? तो हल्द्वानी में इसकी क्या रखी जाएगी? नींव रखी जाएगी। ठीक है, हल्द्वानी मतलब सीधा सीधा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। उत्तराखंड के किस स्थान पर भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान केंद्र आपको याद रखना, थोड़ा उटपटांग लगा होगा लेकिन यह हमारा पड़ता है कालसी देहरादून में पड़ता है। और वहीं पे हमारा भ्रूण एवं जैविकी अनुसंधान केंद्र है। इसी कालसी में याद रखना तो आपसे एक शिलालेख पाया गया था, अशोक का शिलालेख। वो भी कहाँ से मिला? कालसी में मिला था। यमुना नदी के तट पे ये पड़ता है। प्राचीन काल में सिंहमौर राजाओं की राजधानी भी कलकूट या कालसी के नाम से जानी जाती है। अगर उत्तराखंड में आपको पशुपालन के बारे में एग्जामिनर पूछा जाना था तो पशुपालन विभाग हमारा कब का है? 2001 का। मुख्यालय कहाँ पे इसका? देहरादून में है। ठीक है, याद रखना कभी भी आएगा पशुपालन विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो देहरादून में है। और पशु शिक्षण संस्थान अगर देखना, अगर आप पे आता है कि पशु उत्तराखंड पशु प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है, तो आप याद रख सकते हो पशु प्रशिक्षण संस्थान हमारा कहाँ पे? तो आपको याद रखना ऋषिकेश के पास में एक जगह पड़ती है हमारी, ऋषिकेश के पास में हमारा पशुलोक पड़ता है, मीरा बहन द्वारा स्थापित था। वहीं पे हमारा क्या? उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का एक प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक है, रानीखेत में मैं पहले बता चुका आपको कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री है। जबकि काशीपुर में आपने देखा था, काशीपुर में हमारा क्या है? काशीपुर हमारा क्राफ्ट डिजाइन केंद्र हमारा कहाँ पे? काशीपुर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2019-20 के कृषि आंकड़े के आधार पर 3 शीर्ष जौ उत्पादक जिले क्रमशः है। अभी हमने देखा था हम जौ का अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, और इन्हीं जौ उत्पादन में जो हमारा शीर्ष 3 जिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो आपको पता है जौ की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल में होती है, फिर पिथौरागढ़ में होती है, और फिर कहाँ पे? अल्मोड़ा में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही बनना था। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता कितनी है? पुरुष साक्षरता में हम पूरे
भारत में 13वें नंबर पे थे, महिला साक्षरता में हम 20वें नंबर पे थे, टोटल एवरेज 17वें स्थान पे था। तो आपको पता है पुरुष साक्षरता हमारी कहाँ की है, सबसे ज़्यादा 17, 87, 40, और महिला कितनी है 70, 70 हमारी महिला साक्षरता। एवरेज साक्षरता आएगी तो 78, 82 हमारी क्या थी एवरेज सार्थकता थी। सबसे ज़्यादा पुरुष सार्थकता आएगी तो पुरुष सार्थकता में आपको याद रखना सबसे ज़्यादा सार्थकता कहाँ पे, रुद्रप्रयाग की महिला सार्थकता सबसे ज़्यादा आएगी तो कहाँ पे, तो आपको याद रखना देहरादून। ठीक है, अगर सार्थकता में कौन सा जिला टॉप पे रहा तो वहाँ पे आपको एक और याद रखना, सार्थकता में कौन सा जिला टॉप पे रहा है तो वही देहरादून, जो आपका आजकल कंपटीशन हब बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड सरकार ने राज्य के लिए आबकारी नीति 2023 को मंजूरी कब प्रदान दी। अभी आपकी नई आबकारी नीति आ गई, आबकारी नीति आई भी तो बड़ी जबरदस्त, बड़ी चैलेंजों में, बड़ी सवालों में ये नीति रही थी, बड़ी विवादों में ये नीति रही थी। हो सकता है कि यूपीएससी का ध्यान इस ओर गया, क्योंकि यूपीएससी आपसे करंट ज़्यादा पूछ रहा है और करंट भी लेटेस्ट पूछ रहा है। उत्तराखंड में जो नई आबकारी नीति आई थी, याद रखना मेरा बर्थडे था 19 मार्च, और 19 मार्च के अगले ही दिन ये क्या लेकर आ गए थे, नई आबकारी नीति लेकर आ गए थे। 20 मार्च 2023 को उत्तराखंड सरकार ने आबकारी नीति अपनी क्या कर दी, जारी कर दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चारागाहों को जाना जाता है। उत्तराखंड में जो उच्च हिमालयी चारागाह होते हैं, जहाँ पे हमारे पशुपालक लोग रहते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, बुग्यालों के नाम से जाना जाता है। यहीं पे कई लोग जाते हैं, पशुओं को लेके जाते हैं उच्च हिमालयी क्षेत्र में। ठीक है, बुग्याल के नाम से, पयार के नाम से या मीडो के नाम से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में इन्हें जाना था। जम्मू कश्मीर में तो इन्हें मर्म के नाम से जाना जाता है, जैसे गुलमर्ग। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में इन्हें पयार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गॉर्जियन 2023 निम्नलिखित में से किन देशों की संयुक्त सेना है। ठीक है, वीर गॉर्जियन 2023 जो हुआ था इंडिया और जापान, भारत और जापान के बीच हुआ था। वीर गॉर्जियन के साथ साथ आपको याद रखना है, वीर गॉर्जियन के साथ जो रखना धर्म गार्जियन भी किसका, इंडिया और जापान के हुआ था। सीयू मैत्री, एक और याद रखना, सीयू मैत्री युद्धाभ्यास किसके मध्य था, सीयू मैत्री युद्धाभ्यास भी इंडिया और जापान के मध्य होता है। आपको जो याद रखना है सबसे ज्यादा आप पे हो सकता है कि साइक्लोन आए, साइक्लोन युद्धाभ्यास पहली बार होने जा रहा है। साइक्लोन किसके बीच होता है, साइक्लोन इंडिया और मिस्र के बीच अभी हाल ही में होगा। ठीक है, एक आपने काकाडू देखा था, काकाडू ये युद्धाभ्यास किस किस के मध्य हुआ, तो काकाडू में आपको याद रखना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हमारा क्या हुआ है, काकाडू युद्धाभ्यास हुआ है। ठीक है, हैंड इन हैंड किसके मध्य होता है, तो हैंड इन हैंड याद रखना इंडिया और चाइना के बीच होता है। सूर्य किरण किसके मध्य होता है, तो इंडिया और नेपाल के मध्य हमारा सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है। ठीक है, सीधा सीधा अगले क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गढ़वाल जागृत संस्था की प्रमुख निम्नलिखित में से कौन थे। गढ़वाल जागृत संस्था के जो प्रमुख थे वो कौन थे, तो आपको याद रखना है गढ़वाल जागृत संस्था 1939 में बनी थी, और जो इसके प्रमुख आते हैं वो प्रमुख आपके आते हैं कौन से, प्रताप सिंह नेगी। ऑप्शन ए प्रताप सिंह नेगी। जीबी पंत देखना, तो जीबी पंत ने 1916 में कुमाऊं संघ की स्थापना की थी। जीबी पंत ने 1916 में किसकी स्थापना की थी, कुमाऊं संघ की। वहीं बीडी पांडे देखें तो 1918 में शक्ति नामक किसकी स्थापना की थी, शक्ति नामक समाचार पत्र की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, मार्च 2023 में राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का राज्य का प्रतिनिधित्व किसने किया था। राष्ट्रीय युवा संसद में देखना तो G20 के बारे में सम्मेलन हुआ था, और इस G20 सम्मेलन में जो मुद्दा उठाया था उत्तराखंड का जो नेतृत्व किया था वो थी टिहरी जनपद की एक उभरती हुई नेत्री थी, युवा लड़की है, वो है दिव्या नेगी। इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, संबोधन किया था G20 के सम्मेलन में। ठीक है, मानसी नेगी देखना, तो मानसी नेगी एथलीट से एक संबंधित है, चमोली गोपेश्वर से ये संबंधित है, वॉक रेस से है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, वर्ष 2017 में उत्तराखंड में 69 महिलाओं उम्मीदवारों को चुनाव में, जो 69 महिला उम्मीदवार थी चुनाव के मैदान में उतरी थी, और वर्ष 2022 में कितनी महिलाओं ने विधानसभा चुनाव लड़ा, तो पहले 69 ने रखा था, 2022 में आते आते स्थिति थोड़ा डम पड़ गई, और टोटल कितने महिलाओं ने चुनाव लड़ा, केवल 63 महिलाओं ने चुनाव लड़ा। इनमें से 7 महिलाएं क्या विधानसभा में पहुंची है। ठीक है, और उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्या हमारे विधानसभा अध्यक्ष का जो है पहली बार महिला बनी है, ऋतु भूषण खंडूरी हमारी क्या विधानसभा अध्यक्ष है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर अगला देखना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत से किस भाजपा विधायक ने अपनी सीट छोड़ी थी? मुख्य जो हमारे पुष्कर सिंह धामी है, पुष्कर सिंह धामी के लिए कैलाश चंद गहतोड़ी यहाँ से विधायक चुन के आते चंपावत से, और कैलाश चंद गहतोड़ी ही क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ देते हैं। इसके बाद कैलाश चंद गहतोड़ी को वन विकास निगम का अभी क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, हरीश धामी देखना, तो हरीश धामी कांग्रेस के विधायक हैं, धारचूला से ये आते हैं। ठीक है, मनोज तिवारी और दीवान सिंह बिष्ट ये भी क्या विधानसभा चुनाव लड़े हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, केदारनाथ के अलावा किस अन्य स्थल के लिए रोपवे बनाने की योजना शुरू की गई है? आप पे ऑप्शन है तो आप ऑप्शन के अनुसार भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बद्रीनाथ और गंगोत्री दो ऐसे धाम है जिनके गेट तक क्या जाती है, रोड जाती है। तो यहाँ तो कभी हमारे क्या नहीं बन सकते, रोपवे नहीं बन सकते। केवल उन्हीं जगह रोपवे बन सकते हैं जहाँ पैदल यात्राएं क्या है थोड़ा ज़्यादा होती हैं। ठीक है, उसमें आपका एक तो केदारनाथ आ गया, और दूसरा हमारा कौन सा है, हेमकुंड साहिब को भी हम किससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, रोपवे से जोड़ने की हमारी कोशिश है हेमकुंड साहिब को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड में किस एक जगह पर राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया था? अभी देखना, उत्तराखंड सरकार ने अपनी ड्रोन फैक्ट्री बनाने की घोषणा की है, और ये ड्रोन फैक्ट्री हमारे हरिद्वार जनपद के रुड़की वाले क्षेत्र में हमारे लगने जा रही है ड्रोन फैक्ट्री। ठीक है, कभी क्वेश्चन का पैटर्न बदला आप पे, और एग्जामिनर ने कहा कौन सा राज्य ऐसा है जो अपनी ड्रोन नीति लेकर आ रखा है? तो ड्रोन नीति सबसे पहले किसने निकाली थी? हिमाचल प्रदेश ने अपनी ड्रोन नीति निकाली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, गणेश मारतोलिया को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। गणेश मारतोलिया या यूके त्रिपाठी के जो अध्यक्ष बने हैं, जिनका आपने वीडियो का पेपर देना है, वे किस सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी है? अभी देखना, तो गणेश मारतोलिया जी थे आईजी रहे थे पहले, आईजी मतलब सीधा सीधा आपको याद है पुलिस सेवा, आईपीएस वो रहे हैं गणेश मारतोलिया, और वही क्या अभी अधीनस्थ सेवा चयन के आयोग के अध्यक्ष हैं। वहीं पे सचिव देखो तो एसएस रावत जी सचिव हैं। ठीक है, हिमांशु कफल्टिया सर आ गए वहाँ पे परीक्षा नियंत्रक के रूप में आजकल। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, राज्य के अस्पतालों में जीवन शैली क्लिनिक बनाए जाने की योजना है। इन क्लिनिकों में किस बीमारी का इलाज किया जाएगा? जो जीवन शैली हमारे राज्य सरकार ने घोषणा की, हम आयुष हॉस्पिटल थे, आयुष हॉस्पिटलों में हम जीवन शैली क्लिनिक बनाएंगे, और इनमें जो इलाज करेंगे तो वो किन का इलाज कराएंगे? असंक्रामक रोग। किसका इलाज कराएंगे? असंक्रामक रोगों का हम यहाँ पे क्या कराने जा रहे हैं, इलाज कराने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, हिंदी फीचर फिल्म चक दे इंडिया किस हॉकी खिलाड़ी के जीवन पर आधारित है? हिंदी की जो फिल्म जो चक दे इंडिया थी, शाहरुख खान की थी, बड़ी अच्छी चली थी, इंडियन महिला हॉकी टीम पे बनाई गई थी। वो किसके जीवन शैली पे आधारित है? तो आपको याद रखना, मीर रंजन नेगी। कभी भी आएगा मीर रंजन नेगी का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना वहां पे किससे, हॉकी से इनका क्या है, संबंध है। ठीक है, वर्ष 2015 में देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार किस फुटबॉल खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था? 2015 में देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था? तो आपको पता फुटबॉल के संबंधित है हमारे राम बहादुर छेत्री, चाइना वॉल के नाम से इसे जाना जाता है। राम बहादुर छेत्री को इन्हें क्या मिला था, हमारा देवभूमि खेल रत्न। ठीक है, देवभूमि जो हमारा उत्तराखंड सरकार ने खेल रत्न देने की शुरुआत की थी 2013 से की थी। 2013 में उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इसे जाना जाता था। हमारा जसपाल राणा को पहली बार क्या मिला था, देवभूमि खेल रत्न 2013 का मिला था। 2014 में हमारा त्रिलोक सिंह बछेड़ा को मिलता, और 2015 में खेल रत्न पुरस्कार किसे मिलता है? तो आपको खेल राम बहादुर छेत्री को। 2019-20 का जो खेल रत्न पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है? तो लक्ष्य सेन को मिला। अभी करंट अफेयर का याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। जो हमारी राज्य सरकार का लोक सेवा आयोग है या हमारा यूकेपीएससी है, ये अपनी रिपोर्ट किसे पेश करेगा? तो आपको याद रखना है, जो हमारा राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करेगा वो किससे? राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करेगा। अब कभी आप पे यूकेपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग से कभी क्वेश्चन बनेगा, राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होंगे या अध्यक्ष होंगे, इनको नियुक्त करने की शक्ति भी किसे है? राज्यपाल को है। लेकिन जो हटाने का अधिकार है वो हमारे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को है। ये क्वेश्चन दो भाषा में पूछा जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वहां पे आप सीधा सीधा डायरेक्ट दोगे राज्यपाल। कभी भी आएगा राज्य लोक सेवा के आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार किसे है? तो वहां पे आपको याद रखना केवल और केवल किसे है? राष्ट्रपति ही राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गढ़वाली पहले आपको पता है
1902 में गढ़वाल क्षेत्र से एक समाचार पत्र आया था गढ़वाल के नाम से, ठीक है। 1905 में आपको पता है 1905 में क्या होता हमारा, गढ़वाली समाचार पत्र आता है, और गढ़वाली समाचार पत्र जो किसने निकाला था, तो वहाँ पे आपको पता 1905 में किसने, विश्वंभर चंदोला ने गढ़वाली समाचार पत्र निकाला था। कहाँ से निकाला था, तो आपको पता है कहाँ से, देहरादून से ये समाचार पत्र निकला था, साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसके बाद 1913 में सदानंद कुकरेती ने पौड़ी से विशाल कीर्ति निकाला। 1914 में इन सबको एक करके क्या कर दिया गया था, एक समाचार पत्र बना दिया गया था गढ़वाली के नाम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया है। थोड़ा फटक से जो भी लोग देख रहे हैं कमेंट में थोड़ा आंसर कीजिएगा, उत्तराखंड में जो पहला डेयरी संघ बनाया गया था वो कब बनाया गया है, ठीक है। उत्तराखंड में जो पहला डेयरी संघ बना था वो कहाँ बनाया गया था, तो आपको पता है अभी बताया था मैंने 1949 कहाँ पे, हल्द्वानी में। अभी क्या बना है हमारा, डेयरी संघ बना है। अभी जो हम दुग्ध उत्पादों को है इसे हम आंचल नाम से बेचते हैं। पहले जब तक हम यूपी का हिस्सा थे तो हम पराग डेयरी के नाम से जानते थे। अब आपने देखा उत्तराखंड सरकार की या राज्य सरकार की जो भी दुग्ध से संबंधित परियोजनाएं होती वो आंचल नाम से बेचे जाते हैं, या दुग्ध प्रोडक्ट जो हमारे हैं वो सारे किस नाम से बेचे जाते हैं, आंचल के नाम से बेचे जाते हैं। अभी लाल कुआं में हमारा राज्य स्तरीय जो हमारा पशु का प्रशिक्षण केंद्र है, दुग्ध प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, या किस बंदोबस्त को, हम इस क्वेश्चन को इस भाषा में भी पूछ सकता है आयोग, किस बंदोबस्त को 80 साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता 1823 में एक बंदोबस्त हुआ था, उस टाइम सख्त हुआ था 1880 का, इस कारण इसे 80 साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता था। किसने किया था, तो ट्रेल ने किया था, और पहली बार गांव की सीमाओं का निर्धारण भी किसने किया था, ट्रेल ने किया था। बिकेट का देखना, तो बिकेट का 1840 में एक बंदोबस्त आया था, 20 साला बंदोबस्त के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड राज्य में ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक की परियोजनाओं को लघु परियोजना की श्रेणी में रखा गया है। आपको पता है जो 25 मेगावाट तक की परियोजना आती है उत्तराखंड में, वो लघु किसमें, लघु परियोजना में आती है। 25 से ज्यादा हमारे दीर्घ परियोजना में आती है, ठीक है। 1 मेगावाट तक की योजनाओं पर हमारा कौन काम करता, उरेडा काम करता हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक किसकी है। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा जो पुस्तक है वो किसके, डॉक्टर शेखर पाठक की हमारी कुली बेगार प्रथा है। अगर आएगा आर एस्टोलिया की आपने पटवारी देखा था, घराट देखा था, ठीक है। इसके साथ साथ गंगादत्त उप्रेती की देखना, हिमालय कुछ हिल डायरेक्टर ऑफ कुमाऊं के नाम से गंगादत्त उप्रेती की एक पुस्तक हम पे मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना 57 देखना, फेडरिक स्मेटा द्वारा स्थित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो तितलियों का संग्रहालय फेडरिक स्मेटा द्वारा खोला गया और ये कहाँ पे, भीमताल में ये स्थापित है, ठीक है। खुरपाताल भी हमारी नैनीताल में स्थित है, 7 ताल भी वहीं भीमताल के पास है। नैनीताल तो आपको पता नैनीताल भी नैनीताल में 1841 में नैनीताल की खोज किसने की थी, तो वहाँ पे पी बैरन ने नैनीताल की खोज की थी। अगर आएगा कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी ताल कौन सी है, तो आपको याद रखना है भीमताल, यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी ताल है। लिखना अगला क्वेश्चन, औली में शीतकालीन हिम कीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग औली परियोजना कब से शुरू की गई थी। आपको पता है औली में हमारे क्या शीतकालीन खेल होने थे। इस बार भी हमारे शीतकालीन खेल कहाँ पे होने थे, तो औली में ही होने थे, लेकिन हुए नहीं क्योंकि जोशीमठ दरक रहा था, जोशीमठ लगातार धंसाव हो रहा था, जिस कारण हमारे औली में शीतकालीन खेल नहीं हुए। जो औली में रोपवे परियोजना थी, औली में जो रोपवे परियोजना हमारी 1983 में स्थापित हुई थी इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे। 1993 में इसे क्या कर दिया गया था, शुरू कर दिया। औली में आएगा स्कीइंग महोत्सव पहली बार कब हुआ, तो 1987 में गढ़वाल मंडल द्वारा पहली बार औली में स्कीइंग महोत्सव शुरू किया गया था। 2011 में यहाँ पे शीतकालीन खेल पहली बार आयोजित हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना 59वां क्वेश्चन क्या कहता, 1997 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया था। इंदिरा गांधी 1997 ना होके इसे 1987 होना था। 1987 में जो इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था, बाली देवी राणा को, ठीक है। इससे पहले 1986 का गौरा देवी को दिया गया था, 87 को बाली देवी राणा को दिया गया था। बाली देवी राणा भी चिपको आंदोलन में गौरा देवी के साथ ही रही थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना,
मालपा यानी पिथौरागढ़ की भूस्खलन की त्रासदी कब हुई थी? मालपा में आपको पता है, अगर आप बाई ऑप्शनल चलते तो ऑप्शनल में भी आपका इस बार थोड़ा टफ था, क्योंकि उत्तराखंड में अगर आपको भूस्खलन देखना है तो जुलाई अगस्त में सबसे ज़्यादा आता है। जो मालपा में भूस्खलन आया था अगस्त 1998 में हमारा क्या था, भूस्खलन आया था। उसी वर्ष जैसे हम जोशीमठ को देखते, जैसे हम वहाँ पे देखते हैं ना मालपा वाले क्षेत्र को, वैसे ही उखीमठ में भी भूस्खलन था 1998 में। अगर आपको वर्णावत पर्वत उत्तरकाशी का भूस्खलन देखना है तो 2003 में हमारा वर्णावत उत्तरकाशी का भूस्खलन आया था। अगर आपको नैनीताल का भूस्खलन देखा तो 1867 और 1880 दो बार लगातार यहाँ पे क्या आया था, भूस्खलन आया था। ठीक है, तो ये था उत्तराखंड वाला पोर्शन। अब फटक से अगला देखना, जीएस वाला पोर्शन क्या कहता है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 में कौन ले गया? तो आपको पता है, अगर आप पढ़ने वाले हो तो आपको पता है 1739 में भारत में एक आक्रमण हुआ था। ईरान का नेपोलियन के नाम से उन्हें जाना जाता, नादिर शाह। ठीक है, यानी भारत से एक आक्रांता आया था, नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन कहते हैं। यहाँ पे था मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम पीरियड। रंगीला से मोहम्मद शाह रंगीला से छीन के क्या ले जाता है, तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन या स्वर्ण सिंहासन भी इसे कहते हैं। कभी एग्जामिनर का पैटर्न और बदल सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम मुगल राजा कौन था? तो मुगल राजा भी कौन सा, हमारा रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला ही इसमें बैठने वाला अंतिम मुगल राजा था। ठीक है, इसी सिंहासन पे कोहनूर हमारा लगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62 आ जाना, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया? जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे हमारे, बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंगाल में एक विद्रोह था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख ही किसमें किया था? हमारा आनंद मठ में किया था। 1855 के आसपास का ये विद्रोह था। ठीक है, इसी में हमारा राष्ट्रीय गीत भी, हमारा वंदे मातरम भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, सीधा सीधा अगला क्वेश्चन देखना, गिरमिटिया मजदूर कौन होते थे? गिरमिटिया मजदूर क्या होते थे कि आपने 17वीं सदी देखा। 17वीं सदी में जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भारत की स्थिति बड़ी दयनीय कर दी थी। अब भारतीयों को जबरन क्या मजदूर बनाया गया, दास बनाया गया, दास बना के इन्हें विदेश भेज दिया जाता था। और वही क्या हमारे गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे। जब ये विदेश जाते थे तो इन पे खाना या अपने भाड़ा देने का पैसा नहीं होता था, इस भाड़ा देने के लिए भी क्या करते थे, मजदूरी करते थे। उसी को हम क्या गिरमिटिया मजदूरी कहते थे, गिरमिटिया मजदूर कहते थे। वह बधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता था वहां पे, वो क्या होता था, हमारा गिरमिटिया मजदूर होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, हेमस तमसु त्योहार निम्न में से किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? हेमस तमसु त्योहार, हेमस जो होता है गुरु पद्म संभव, जो हेमस तमसु त्योहार मनाया जाता है वो गुरु पद्म संभव के रूप में के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, हेमस आपको पता है, हेमस अभी कहाँ पे, लद्दाख में सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी हमारा हेमिस है। हेमिस मठ भी हमारा वहीं पास ही में है, लद्दाख में हमारा स्थित है। ठीक है, शंकराचार्य देखना, तो शंकराचार्य से आपसे पूछना चाहेगा, तो शंकराचार्य का जन्म हुआ था हमारा कहाँ पे, कलादी पड़ता हमारा केरल में। उसी शंकराचार्य के वंशज हमारे अभी भी कहाँ पे, केरल ये बद्रीनाथ के रावल हमारे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, नटाल इंडिया कांग्रेस के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? आपको पता है नटाल यानी दक्षिण अफ्रीका यहाँ से एक ही गए थे 1893 में। भारतीय राजनीति में 1893 का वर्ष इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी अफ्रीका गए, स्वामी विवेकानंद जी न्यूयॉर्क गए और एनी बेसेंट भारत आए। तीन बड़ी घटनाएं 1893 में मैंने देखी थी। और 1893 के अगले ही वर्ष 1894 में नटाल में महात्मा गांधी क्या कर देते हैं, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं। 1896 में आपको पता है इन्होंने एक पैम्पलेट चलाया था, ग्रीन पैम्पलेट के नाम से महात्मा गांधी ने। इसके साथ साथ 1904 में इनका एक अखबार आया था वहां से, इंडियन ओपिनियन के नाम से। किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने चलाया था। ठीक है, 1910 में फिनिक्स आश्रम की ये क्या करते हैं, स्थापना करते हैं अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो राजा खारवेल आपको पता है चेदी वंश का एक महान शासक था। कहाँ शासन किया था? तो कहाँ पे, कलिंग पे शासन किया था। ठीक है, कलिंग आपने देखा अशोक के 13वां अभिलेख में कलिंग पे विजय का उल्लेख मिलता है। उस टाइम शासक कौन था? खारवेल था। किस धर्म का अनुयायी था? तो आपको पता है किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 67 देखना, निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य बहते हुए जल या नदी से निर्मित नहीं होता। ठीक है, आपको पता वी आकार की घाटी, अगर वी आकार की घाटी आएगी तो ऐसी ये किससे बनेगी, वी आकार की घाटी नदी से बनती है, जबकि यू आकार की घाटी हमारी किससे, ग्लेशियर से बनती है। इस चीज का तो आपको नॉलेज है ही है। ठीक है, नदी विसर्प, आपको पता है नदी कभी बैंडों पे मुड़ जाती है, तो नदी विसर्प गड्ढा भी नदी से ही बनता है, जो बनता है हिमोड। तो हिमोड हमारी कैसे आ करती है, बर्फ पे आधारित या ग्लेशियर से आधारित है। हिमोड हो गया हमारा, सर्क हो गया हमारा, डमलिन हो गया हमारा, अंडे की टोकरी हो गया, ये किससे हमारे हिमानीकृत हमारी क्या जलाकृतियां होती है। क्वेश्चन नंबर 68 देखना, सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित ज्यादा होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब जो हमारे जलते हुए ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है, ये सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो जो सबसे ज्यादा हमारे कहाँ पे स्थित होते हैं, तो आपको पता हमारे प्रशांत महासागर, फायर रिंग के नाम से जाना जाता है प्रशांत महासागर का हवाई द्वीप, और इसी हवाई द्वीप में विश्व के कितने 60% से ज्यादा हमारे क्या ज्वालामुखी स्थित है। भारत में देखना तो भारत में केवल 2 ही ज्वालामुखी है, एक तो आपको पता है नारकोंडम और बैरन द्वीप, 2 हमारे क्या ज्वालामुखी भारत में पाए जाते हैं। सबसे विश्व का अभी आएगा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, तो आपको याद रखना कियालू, कियालू हमारा सबसे ज्यादा क्या है सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 69 देखना, निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का पारंपरिक नहीं पूछा है, अपारंपरिक। अगर पारंपरिक स्रोत आता तो ऊर्जा देखना पारंपरिक रूप से आप किससे प्राप्त करते हैं, एक तो कोयला से करते हैं, पेट्रोलियम से करते हैं, बायोगैस से करते हैं। अपारंपरिक में कौन सा आता हमारा, ईंधन। ऑप्शन सी हमारा क्या जाना था, बिल्कुल सही जाना था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्न में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। आपको बताना था कि सबसे ऊंचा शिखर, अगर शिखर बताना आपको तो हाइट आपको याद रखनी पड़ेगी। हाइट में अगर नंगा पर्वत की देखूं, नंगा पर्वत की हाइट आपको पता 8126, 8126 किसकी है, नंगा पर्वत की हाइट है। यहीं पे देखना कामेत, कामेत उत्तराखंड में है तो सभी को इसकी हाइट पता होगी, 7756 होती है। नंदा देवी भी उत्तराखंड में है तो 7816 इसकी हाइट है। तो इन सब में जो सबसे ज्यादा ऊंची हाइट है वो किसकी है, हमारी नंगा पर्वत की हाइट आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा आपको पता है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। वहीं पे एक और चोटी पड़ती है गुरु शिखर। कभी आप पे क्वेश्चन आया गुरु शिखर किसकी ऊंची चोटी है, तो गुरु शिखर आपके किसके, राजस्थान में जो अरावली वाली चोटी पड़ती है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी पड़ती है हमारे गुरु शिखर। कभी आएगा उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना उत्तराखंड में अभी हमारे राज्य स्तर पर आएगा तो नंदा देवी चोटी हम पे क्या है, सबसे ऊंची चोटी मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, भारत की जलवायु कैसी है। भारत जलवायु वर्षा आपकी कैसी होती है, मानसूनी होती है। तो भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। मानसून पे निर्भर करती है हमारा मानसून, दक्षिण पश्चिम से हमारा मानसून आता है, तो इसी पे आधारित हमारी जलवायु होती है। तो इसीलिए हम भारत की जलवायु को क्या मानते हैं, मानसूनी जलवायु हम मानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है। पर्यावरण में देखना तो कौन सा हमारा अजैव घटक है, हरे पौधे। हरे पौधे क्या जो होते हैं वो कैसे घटक होते हैं, पर्यावरण के जैव घटक होते हैं। जैव घटक मतलब जिनमें जीवन होता है, अजैव जिसमें जीवन नहीं होता। तो हरे पौधों में तो जीवन होता है। ठीक है, गैर हरे पौधे, अगर पौधे हैं तो जीवन तो जरूर होगा, चाहे हरे हो चाहे गैर हरे हो। ठीक है, अगर बनो परजीवी, परजीवी में हमारा क्या होता है, जीवन होता। तो अजैव घटक कौन सा आना था हमारा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही था, पानी कैसा था, अजैव घटक आना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापांतरण का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कभी अगर वैश्विक, आपने एक चीज सुनी होगी वैश्विक तापांतरण, या हमारा जो तापमान बढ़ रहा है वैश्विक तापांतरण इसी को कहते हैं, और इसका हमारा मैंग्रोव वनों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने एक चीज याद रखी, कह रहे कि ग्लेशियर जल्दी जल्दी पिघल रहे। अगर ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं तो इसका कारण क्या कि नदी सागरों के किनारे जो निम्नतम तबका है वो डूबता जा रहा है। ठीक है, द्वीप हमारे क्या हो रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। अगर ग्लेशियर ज्यादा तेजी से पिघलेंगे तो मैंग्रोव वन क्या हो जाएंगे, मैंग्रोव वन का विशाल क्षेत्र हमारा क्या हो जाता है, जलमग्न हो जाएगा। जितने ग्लेशियर पिघलेंगे उतने मैंग्रोव वन हमारे क्या डूबते हुए चले जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75 देखना, भारतीय संविधान का डैश 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 भाग अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसा है जो हमारा अनुसूचित और जातीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो वहां पे आपको याद रखना है भाग 10 हमारा क्या कहता है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। भाग 10 अगर मैं पर्टिकुलरली आर्टिकल की बात करूंगा तो 243, 244 का ए बी किससे हमारा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। ठीक है, अगर भाग ऑप्शन आप पे ए दिखना 12वां
भाग 12 क्या है, तो वित्त से संबंधित हमारा भाग 12 पड़ता है। वित्त से संबंधित कौन सा, तो भाग 12 हमारा वित्त से संबंधित पड़ता है। भाग 14 देखना तो क्या हमारा संघ और राज्यों के बीच क्या है, संघ और राज्यों से संबंधित हमारा पड़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप पे आएगा भाग 15 हमारा किससे है, तो भाग 15 में आपको याद रखना है हमारा निर्वाचन किसमें है, तो भाग 15 में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना क्या कहता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है। समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में आपने देखा था 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जिसमें दोनों राज्य और संघ क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, वो समवर्ती सूची होती है। और समवर्ती सूची में जो हमारा शामिल होता है वो कौन सा, श्रमिक संघ। श्रमिक संघ हमारा किसमें, समवर्ती सूची में शामिल होता है। कृषि राज्य सूची का विषय है, पथकर राज्य सूची का विषय है, मंडियां और मेले भी हमारा राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 77 देखना, निम्न में से कौन से राज्य वर्ष 1987 में भारतीय संघ के 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। आपको एक चीज तो याद है, आपको पता है 1987 में कौन से राज्य आया था, तो आपको अरुणाचल का तो आपको पता ही है। अरुणाचल कब आया था, 1987 में आपको अरुणाचल आया था। तो इस टाइम आपके जो राज्य आया था अरुणाचल के साथ साथ आपको पता है कौन सा, मिजोरम आया था। और मिजोरम के साथ साथ गोवा भी हमारा कब, 1987 में आया था। कौन कौन से राज्य आए थे, 23वें, 24वें और 25वें राज्य हमारे आए थे। उत्तराखंड देखना तो 28वां राज्य था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, भारतीय संविधान के डैश 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 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया। अभी आपने देखना तो हमारा इंटरनेट की पहुंच भारत के लिए क्या एक मौलिक अधिकार के रूप में दी गई है। और मौलिक अधिकार के किस भाग में दी गई है, तो आपको याद रखना आर्टिकल 19 वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत इसे रखा गया। आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 17 उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 14 हमारे क्या, विधि के समक्ष समानता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। भारत के संविधान में जो आर्थिक न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आपने सुना ही होगा। तो भारतीय संविधान में जो आर्थिक और सामाजिक जो आर्थिक न्याय की बात की गई है वो मुख्यतः हमारा जो उल्लेख किया गया वो राज्यों पे दिया गया है। राज्य ही क्या करेंगे, आर्थिक न्याय का हमारा क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और इसीलिए हम राज्यों पे दी गई है। तो आपको पता है राज्यों पे पास जो दी गई है वो किसमें पावर दी गई, डीपीएसपी में। ठीक है, आर्थिक न्याय का विशेष किसमें किया गया है, तो डीपीएसपी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। जब भारत में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की हत्या 1985 के बाद प्रधानमंत्री की जब राजीव गांधी शपथ लेते हैं तो उस टाइम जो भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम कौन रहे थे, चल क्यों नहीं रहा, तो आपको याद रखना है भारत के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम ज्ञानी जैल सिंह। राजीव गांधी के साथ साथ उस टाइम क्या थे, प्रधानमंत्री रहे थे। सीधा सीधा बढ़ना अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है। अगर ग्राम पंचायतों की बात करूं तो ग्राम पंचायतों का गठन किसमें, आर्टिकल 40 में। ग्राम पंचायतों के चुनाव भी कौन करेगा, हमारा राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है, अगर ग्राम पंचायत देखना तो सफाई और अपवाह तंत्र की क्या उपलब्ध कराना, ठीक है, कब्रगाह तथा शमशान उपलब्ध कराना ग्राम पंचायत का काम है। जबकि कॉलेज की शिक्षा उपलब्ध कराना हमारा किसका काम है, राज्य सरकार का है, ना कि ग्राम पंचायतों का काम है। बाकी सड़क, तालाब, कुओं का अनुरक्षण करना भी किसका, ग्राम पंचायत का एक पार्ट दिया गया आर्टिकल 243 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, शिशु, किशोर और तरुण डैश 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 के तहत ऋणों के प्रकार है। आपने देखा था प्रधानमंत्री की एक योजना आई थी, उस योजना के अंतर्गत आपने 3 प्रकार के लोन देने की बात की गई थी। और वो योजना हमारी थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 लोन दिया जाता है, शिशु, किशोर और तरुण के आधार पर लोनिंग की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है। वित्त आयोग का अध्यक्ष देखना, वित्त और बैंकिंग क्षेत्र में व्यक्तित्व हो सकता है कि कभी कभी वित्त और इसके क्षेत्र का बैंकिंग का व्यक्ति हो, पर जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। उच्चतम योग्यता वाला अर्थशास्त्री हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि उसे उच्च योग्यता चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो चल जाता है। ठीक है, न्यायपालिका का विशेषज्ञ हो ही नहीं सकता ऐसी चीज तो। ठीक है, एक ही चीज बता, सामाजिक मामलों का अनुभाग वाला व्यक्ति ही क्या बन सकता, हमारा वित्त आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। अभी देखना हमारा 15वां वित्त आयोग चल रहा है, एनके सिंह इसके अध्यक्ष हैं।
2026 तक हमारा वित्त आयोग चलेगा। कभी आएगा वित्त आयोग का उल्लेख किसमें, तो 280 में हमारा वित्त आयोग का उल्लेख हम पे मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला आ जाना, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है। मुद्रा अवमूल्यन किसका परिणाम होता है? कभी आपने देखा कि कभी जैसे चाइना बार बार मुद्रा अवमूल्यन करता है। मुद्रा अवमूल्यन क्यों करता है? क्योंकि चाइना पे देखना, चाइनीज माल आपने देखा बहुत जल्दी खराब हो जाता है, कई बार डंप हो जाते हैं, इनका निर्यात कम हो जाता है। ठीक है, चाइना इसके लिए अपने मुद्रा अवमूल्यन मतलब अपने रुपए की तुलना और देशों के मुकाबले कम कर देता, तो उसे मुद्रा अवमूल्यन कहते हैं। जैसे ही मुद्रा अवमूल्यन होता है तो आपने देखा कि चाइना ने मुद्रा की मूल्य कम कर दी, तो आपने देखा चाइनीज प्रोडक्ट सस्ते हो गए। आप क्या करते, दौड़ा जाके आपने फ्लिपकार्ट पे देखी, स्नैपडील पे देखी, क्या आपने देखा ऑफर चल रहा है, वहां सस्ता मिला, आपने उठा दिया, जिस कारण वहां पे क्या होता था, एकदम निर्यात में वृद्धि हो जाती है। और निर्यात में वृद्धि के साथ साथ विदेशी आरक्षित नीति, सॉरी ऑप्शन ए आएगा, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में हमारा क्या हो जाता है, सुधार हो जाता है। किसके कारण? मुद्रा अवमूल्यन के कारण। निर्यात बढ़ेगा तो भुगतान संतुलन तो वैसे क्या होना है, संतुलित होना ही होना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्नलिखित में से सबसे तेज कौन सा होता है? आपको बताना था जो हमारी सबसे तेज मेमोरी होती है, सबसे तेज मेमोरी को हम किस नाम से जानते हैं? तो सबसे तेज मेमोरी को किसे, रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। रजिस्टर के बाद हमारी क्या आती है, कैश आती है, फिर क्या आते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम और सीडी रोम। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी के नाम से हम सीडी रोम को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? जो 86वां क्वेश्चन था हम पे पूछ रहा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, तो आपको पता है कंप्लायर हमारा क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो क्या काम करता है, एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने का एक काम करता है, मतलब एक कैसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, एब्सोल्यूट डैश 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 इंटरनेट पर एक फाइल का संपूर्ण पता होता है। कभी आपको देखना है कि एक इंटरनेट पर एक संपूर्ण पता देखना है, तो आप उसका क्या देखते हैं, URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, URL के नाम से उसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, हाल ही में नासा ने टेम्पो उपकरण किस उद्देश्य से लॉन्च किया? अभी आप टेम्पो उपकरण से टेम्पो मत समझ देना, ऐसे जो टेम्पो उपकरण नासा ने यूज किया है वो किसके लिए, वायु प्रदूषणों की निगरानी के लिए टेम्पो उपकरण का अभी क्या किया, हाल ही में इसका इस्तेमाल नासा द्वारा किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने किस वायुसेना केंद्र से युद्धक विमान सुकोई 30 की उड़ान भरी थी? अभी द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति है, संताल झांसी से आती है, इन्होंने एक सुकोई से क्या भरी है, उड़ान भरी है। ये कहां से, तेजपुर, असम के पास एक वायुसेना का स्टेशन पड़ता है तेजपुर, वहां से ये उड़ान भर के आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, फसल बीमा योजना के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो फसल में हमारा फसल बीमा योजना के क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ राज्य बन गया है, जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, वो किसे मिला हमारा, तो वो कर्नाटक को अभी क्या मिला है, राष्ट्रीय विज्ञान को। नवाचार में जो टॉप रैंक भी मिली थी वो किसे मिली थी, कर्नाटकी को मिली थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं ओर से पांचवा? तो आपको अंग्रेजी की वर्णमाला लिखने थे बाएं ओर से, मतलब इधर से पांचवा, और क्या कह रहा है, दाएं ओर से तीसरा। तो दाएं ओर से तीसरा, दाएं ओर से तीसरा कौन सा होगा, 26, 25 और 24। 24 पे क्या होता है, एक्स, और दाएं ओर से हमारा पांचवा कौन सा होगा, तो A, B, C, D और E और एक्स के मध्य में कौन से हमारे दो अक्षर बैठे होंगे, तो E और X के मध्य में जो हमारे दो अक्षर बैठने थे वो सीधा सीधा आपको याद रखना कौन सा, O और N। N हो गया हमारा 14वां और O हो गया हमारा कौन सा, 15वां अक्षर हमारे क्या है, इन दोनों के बीच में बैठा है। अगर नहीं आया था तो ऐसे डैश डैश बना के कर लेना शॉर्टकट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सीधा सीधा अगला देखना, एक माली के पास 133 गुलाब है। पहले माली के पास देखना टोटल गुलाब कितना, 133 गुलाब। अब क्या कह रहा है, उसमें से उसने 5/7 गुलाब बेच देता है। 5/7 मतलब सीधा सीधा निकाल दो, 5/7 तो 7 ही कम 7 बचा 6 7 63, तो 9 5 95, तो टोटल कितने गुलाब बेच दिए, 95 गुलाब इसने बेच दिए। अब इस पे कितना शेष बचते, 133 माइनस 95, तो इसमें जो शेष बचेंगे वो कितना है, 38 गुलाब। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या था, बिल्कुल सही आंसर था, जिन लोगों ने भी मारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, 3 खंभों की ऊंचाई का अनुपात 6:7
5:6:7 है। यदि उनमें एक मकड़ी छोटे खंबे को कितने मिनट में, 15 मिनट में चढ़ लेती है। छोटा खंबा मतलब 5 को चढ़ने में 15 मिनट लेती है, तो एक को चढ़ने में 3 लेगी, तो 6 को चढ़ने में 18 मिनट लेगी और 7 को चढ़ने में 21 मिनट लेगी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो सबसे ऊंचे खंबे को चढ़ने में कितने मिनट लेगी, तो आपको पता है सबसे ऊंचे खंबे को चढ़ने में बाई रेशियो के मेथड से आपका क्वेश्चन हो सकता था कितने, 21 मिनट में, क्योंकि आपने देखा 5 वाले को चढ़ने में कितना 15 मिनट, यानी एक को 3, तो 7 को चढ़ने में कितना, तो 21 मिनट। सीधा सीधा बेसिक सा क्वेश्चन आपका था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, किसी टोकरी में रखे गए फूल प्रत्येक 2 मिनट में 3 गुना हो जाते हैं। 2 मिनट में क्या हो रहे हैं, 3 गुना हो जा रहे हैं, और 40 मिनट में हमारी क्या टोकरी पूर्ण रूप से भरी जाती है। अगर 40 मिनट में पूर्ण रूप से हमारी टोकरी भरी है, तो क्या कह रहा, 1/27 भाग फूलों के कितने मिनट में होंगे। अगर देखना 3 गुना हो रहे हैं, तो 38 मिनट में क्या होगा, 1/3 गुना होंगे। ठीक है, 38 मिनट में 1/3 गुना होंगे। 36 मिनट में हमारे क्या होंगे, 1/9 गुना होंगे, और 34 मिनट में हमारे क्या होंगे, 1/27 गुना। तो ऑप्शन डी हमारा क्या था, बिल्कुल सही आना था। जिन लोगों ने भी 34 मिनट में हमारा मारा है, उनका बिल्कुल सही आंसर आना था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, एक लड़के का जन्म 14 नवंबर 1882 को हुआ, तब वह 2 वर्ष 3 माह का तथा 15 दिन का था। तो अभी बताना है, एक लड़के का जन्म 14 नवंबर को हुआ था, वह कब 2 वर्ष 3 माह और 15 दिन का होगा। 14 नवंबर में हमें जोड़ के बताना था वो कब 2 वर्ष 3 माह और 15 दिन 14 नवंबर में जोड़ देते, तो आपका सीधा सीधा जो आंसर आता वो आता 1 मार्च 1985 को। उसे कितने वर्ष हो जाते हैं, 2 वर्ष 3 माह और 15 दिन। थोड़ा कर नहीं रहा, लंबा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, आप खुद ही कर लेना। सीधा बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, पवन को दर्पण में 4:16 का समय दिखाई दे रहा है, तो उसकी घड़ी में वास्तविक समय, अगर 4:16 का हमारा टाइम दिख रहा है, तो आपको पता है सीधा सीधा इसे 11:60 से घटा दो। 11:60 माइनस 4:16, तो सीधा सीधा टाइम क्या दिखाएगा, 60 में से 16 गया तो 44, 11 में से 7:44। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही था। ठीक है, अगर आप मिरर इमेज ढूंढ रहे हैं, तो आप सीधा सीधा 11:60 या 23:60 से वो डिजिट घटा दो, जो भी आएगी आपका वास्तविक समय वो दिखाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, यदि किसी एक निश्चित कोड में कविता को 2 5 6 7 5 लिखा जाता है, मोहन का 2 1 3 4 5 9 लिखते हैं, तो विनीता को किस रूप में लिखा जाएगा। आपको पता है वी को हम क्या लिख रहे हैं, वी को हम 6 लिख रहे हैं, तो 6 किस केवल हमारे 2 ही डिजिटों में, या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है, ये दोनों हमारे क्या डिलीट है। फिर देखना आई हमारा क्या है, तो आई हमारा 7 है, तो 7 दोनों में। फिर देखना आई के बाद जो आता है एन हमारा कौन से पे, 9वें पे है, तो 7 9, तो हमारा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जाना था। ठीक है, बाय ऑप्शनल आप लोग चल सकते थे। मोहन दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर चलकर, देखना मोहन की कोई स्थिति है, दक्षिण की ओर चल रहा है 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ता मतलब चलता है, और कितना 15 किलोमीटर चलता है। फिर क्या कह रहा है, दाईं ओर चलने के बाद बाईं ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। 25 किलोमीटर चलता है। अब उसकी शुरू से चलने का किस स्थान पे है, तो यहाँ से कितना, वैसे तो हमें पता है साउथ में भी कहते हैं वेस्ट साइड है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही आना था, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आना था, साउथ वेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखना, 90 विद्यार्थियों की कक्षा में एक आध दाएं से 12वां स्थान है। एक आध दाएं से मतलब दाएं इधर से एक का कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। और क्या कह रहा, बी का दाएं, ए का 90 विद्यार्थियों की कक्षा में ए का स्थान दाएं से 12वां, व बी का दाएं से 62वां है, और बी का कौन सा स्थान है, दाएं से ही 62वां स्थान है। तो बताइए ए और बी के बीच टोटल कितने विद्यार्थी हैं। ए और बी के बीच आपको पता है टोटल विद्यार्थी कितने होंगे, अगर 62 में से आप 12 घटाओगे, 62 माइनस 12 50, और क्योंकि हम एक और घटा देते हैं तो 50, क्योंकि हमें पता है बी हमने 2 बार गिना है, तो 50 में से -1 कितना, 49 टोटल क्या थे वहां पे विद्यार्थी हमारे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखना, और आज का अंतिम क्वेश्चन है आप लोग के सामने। क्या कहता है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। चित्र थोड़ा बदल गया, वैसे इसको यहाँ से यहाँ मिलना था, इसको यहाँ मिलना था, इसको यहाँ मिलना था, और इसको ऐसे,
और इसको यहाँ पे मिलना था, थोड़ा चित्र बदल गया, लेकिन देखना जो हमारे त्रिभुज बनने थे, आपको पता है 1 2 3 4 5, अगर बाहर 5 त्रिभुज दिख रहे हैं तो इसी का 2 गुणा कर दो, टोटल कितने त्रिभुज होता है हमारे इसमें, 10 त्रिभुज होते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा सॉल्यूशन, जो सैटरडे का सॉल्यूशन था। उम्मीद रहेगा आप लोग को अच्छा लगा होगा। जो भी लोग ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो वो प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।